नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्थमा के बारे में। एस्थमा क्या चीज़ है, एस्थमा क्यों होता है और एस्थमा के टाइप्स क्या क्या है, एस्थमा को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, ये सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहली बात तो है एस्थमा क्या चीज़ है। एस्थमा सिर्फ एयरवे की इन्फ्लामेशन, बेसिकली जिस प्रोसेस की वजह से आपकी एयरवे की इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन में एयरवे के अंदर जो एयर को सूजन हो जाना, एयरवे स्वेल हो जाना, उसके वजह से क्या होगा, एयरवे अगर स्वेल हो जाएगा तो उसका जो एयरवे के पैसेज है वो कम हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा। एयरवे के पैसेज जब नैरो हो जाएगा तब सांस लेने में दिक्कतें होंगी। और उसके साथ साथ सिर्फ एयरवे के पैसेज ही नैरो नहीं होता है एस्थमा में, उसके साथ साथ म्यूकस सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। जो सेल्स होते हैं एयरवे के अंदर, वो सेल्स म्यूकस बाहर लाता है। तो म्यूकस क्या होता है, जो हम सर्दी के टाइम पे ये देखें कि अंदर जो कफ रहता है, बेसिकली दैट इज म्यूकस। सो जो म्यूकस की अमाउंट है, वो म्यूकस की अमाउंट एयरवे में बढ़ जाने के साथ साथ क्या होता है, एयर अंदर जाना या फिर बाहर आने में दिक्कतें होती है, क्योंकि दैट इज लिक्विड कंटेंट। तो लिक्विड कंटेंट के अंदर से ऐसे ऑक्सीजन जाना और आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होता है, एयरवे कंस्ट्रिक्शन होता है, आपके सांस लेने में दिक्कतें होते हैं, सांस फूलने लगता है, उसके साथ साथ चेस्ट कंजेशन भी रहता है, चेस्ट पेन भी रहता है। यहाँ पर ये सारे चीज़ मिलाकर हमें एस्थमाटिक टेंडेंसी और एस्थमाटिक अटैक बोलते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों में होता है कि जब एस्थमा अटैक हो तो ऐसे गैस्पिंग हो रहा है और व्हीजिंग का मतलब होता है जैसे कि व्हिस्लिंग साउंड होना, इसके अंदर व्हिस्लिंग साउंड, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड जम चुका है, उसके साथ ऑक्सीजन ठीक से जा नहीं पा रहा है, तो उसमें एक साउंड होता है, आवाज़ होता है। तो लोगों में ऐसे कोशिश करना सांस लेने में, और उसके साथ साथ दिक्कतें होना सांस लेने में, चेस्ट पेन होना, कंजेशन रहना, ये सारे के सारे चीज़ें एस्थमा के सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि एस्थमा कैसे होता है। देखो यहाँ पर दिस इज़ अ मॉडल जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की मॉडल है, और यहाँ से हमें आप नेजल पैसेज और मुंह दोनों एक साथ कनेक्टेड रहता है, और आकर यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये होता है हमारे एयरवे पैसेज। ये जो एयरवे, ये ट्रैकिया है, देखो ये डिवाइड हो गया, दोनों जो यहाँ पर हो गया अलग से, दो लंग्स दो साइड में दिखाई दे रहा है आपको, राइट, शायद यहाँ से दिखे, ओके। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ से जो एयरवे पैसेज है, ये एयरवे पैसेज में नॉर्मली एक टनल का एक पाइप है, राइट। अब पाइप देखिए ऐसा मान लीजिए कि ये डायमीटर है पाइप का, और धीरे धीरे ये स्वेल हो गया और पाइप के डायमीटर कम हो गया। जब पाइप के डायमीटर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से जो एयर आना था वो कम जाएगा। और सिर्फ कम ही नहीं होता, यहाँ का जो सेल है वो म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट करेगा, तो ज़्यादा म्यूकस आ जाएगा, ताकि ये जो एयर है अंदर जाने से इसको रोक देगा म्यूकस, ठीक है। तो एयर ठीक से जो यहाँ पर लंग्स है उसमें नहीं पहुंच पा रहा है, एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, लंग ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, और लंग कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर आए, और चेस्ट भी कोशिश करे, मतलब जो हार्ट है वो भी कोशिश करेगा कि ब्लड सप्लाई दिया जाए ताकि लंग से ज़्यादा ऑक्सीजन आए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत हर एक सेल की है। बॉडी में कोई भी ऐसा सेल नहीं जिसको ऑक्सीजन नहीं, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए टू लिव, टू सर्वाइव। तो हर एक जो कोशिका है उसको ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन ठीक से ना पहुंचे लंग्स, मतलब लंग्स अगर ऑक्सीजन ठीक से ना ब्लड को सर्कुलेट करे, लंग का काम क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर से ब्लड में अंदर इंसर्ट कर देना और ब्लड में आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। और ये फिल्ट्रेशन अगर लंग ठीक से ना कर पाए तो बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, तो सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, और ऑक्सीजन के बिना ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा किसी इंसान को, अगर ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले, अगर ठीक टाइम पे हम उनको इनहेलर्स देकर उसको प्रिवेंट ना करें, राइट। तो दैट इज अ लाइफ। सो ये जो कंडीशन है एस्थमा, ये है तो नॉर्मल माइल्ड, मगर जब अटैक होता है तब ये सीरियस बन सकता है अगर ठीक टाइम में मेडिसिन ना दिया गया तो। एस्थमा के सिम्टम्स के बारे में, एस्थमा का सिम्टम मींस ऑटोमेटिकली, एस्थमा मतलब आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना, मतलब आपका सांस फूलना। इसका मतलब है आप एयरवे कंस्ट्रिक्शन की वजह से आप ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। उसके साथ साथ एक व्हिस्लिंग साउंड होगा जिसको व्हीजिंग बोलते हैं, और उसके साथ साथ क्या होगा, चेस्ट पेन और कंजेशन रहेगा। ये तीनों चीज़ मिलाकर जो है एस्थमा के सिम्टम बनता है। उसके साथ साथ एस्थमा के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, वो टाइप के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग सिम्टम्स रहता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द एस्थमा, जो 50 से 80% की एस्थमा एलर्जेटिक एस्थमा होता है, मतलब वो एस्थमा एलर्जी की वजह से बॉडी में तैयार होता है। तो एलर्जेटिक एस्थमा होता है तो उसके साथ साथ सिम्टम्स में आपके आंखें लाल हो जाना और पानी निकलना आँख से, और ऐसे रैश हो जाना बॉडी में भी बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए एस्थमा की। अब बात कर लेते हैं एस्थमा की टाइप्स के बारे में। देखिए एस्थमा को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, किस कारण एस्थमा होता है इसकी वजह से। पहले तो आपको
एलर्जेटिक एस्थमा, जो सबसे कॉमन एस्थमा है, 50 से 80% जो एस्थमा है वो एलर्जेटिक एस्थमा है। उसके बाद आता है नॉन एलर्जेटिक एस्थमा, जो एलर्जी से नहीं होता है, कोई दूसरा कारण से हो सकता है, जिसका प्रतिशत है 10 से 30% नॉन एलर्जेटिक एस्थमा। और इसके साथ साथ एक थर्ड टाइप का जो कि बोलते हैं कफ रिलेटेड एस्थमा, जो कि कफ के साथ रिलेटेड एस्थमा होता है, जो रात में आपको ज़्यादा दिक्कतें फायदा करेगा। आप रात में ऐसे सोते सोते ऐसे अचानक कफ आ जाएगा, बहुत बार ऐसे कफ स्नीजिंग वगैरह होता रहेगा, वो जाके कफ रिलेटेड एस्थमा, जो कि इज अ पार्ट ऑफ एलर्जेटिक एस्थमा। तो ये सारे टाइप ऑफ एस्थमा आ गया। मगर यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें, कुछ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का मानना है कि नॉन एलर्जेटिक एस्थमा ज़्यादा सेवियर होता है कंपेयर टू एलर्जेटिक एस्थमा। तो अभी चलिए बात करते हैं एलर्जेटिक एस्थमा के बारे में। एलर्जेटिक एस्थमा होता क्यों है? क्योंकि देखिए बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो कोई बैक्टीरिया बाहर से अंदर आया, वायरस आया, तो इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है, राइट, और हमें बचाता है। अभी क्या हो गया, इम्यून सिस्टम का दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक तो है कि वो मतलब ये जो फीचर, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर वो है सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करना। कौन सी चीज़ हमारे बॉडी की है, कौन सी चीज़ बाहर से आ रहा है, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको पता कर सकता है बॉडी की इम्यून सिस्टम। क्योंकि वो पहले तो ये पता करे कि कौन सी अंदर का है, कौन सी बाहर का है, उसके बाद वो बाहर के जो चीज़ें उसको मारेगा, अंदर की चीज़ों को रखेगा। मगर ये पता करना जब भूल जाए वो सेल्स, मतलब इम्यून सिस्टम सेल्स को ऐसा कुछ चीज़ बाहर से अंदर आ गया शरीर के अंदर, जिसको इम्यून सिस्टम सेल फॉरेन चीज़ है, मान रहा है फॉरेन, मगर वो उतना हानिकारक नहीं है, फिर भी उसके खिलाफ हल्ला बोल रहा है, तब जाके एस्थमा, मतलब तब जाके एलर्जेटिक रिएक्शंस होता है, जिसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और वो हाइपर सेंसिटिविटी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी शरीर में ज़्यादा होने के कारण होता है। उस एंटीबॉडी को हम IgE और इम्यूनोग्लोबुलिन ई कहते हैं। तो बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन ई ज़्यादा हो गया, और वो क्या करेगा, बाहर से कुछ ऐसा चीज़ शरीर के अंदर आया जो उतना हार्मफुल नहीं है, फिर भी बॉडी उसके खिलाफ लड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए एनिमल डेंडर, एनिमल का कुछ हेयर पार्टिकल्स हो गया, डस्ट माइट हो गया, या फिर हो सकता है कि वो कुछ पोलेन हो गया, मतलब फ्लावर्स की जो नए नए फ्लावर्स की जो पोलेन है बाहर आता है वो, या फिर एनिमल किसी घर में है तो उसका जो डेंडर हो गया बॉडी का वो, या फिर जो सबसे कॉमन है डस्ट में माइट्स होता है, डस्ट माइट्स। तो वो सारी चीज़ जब बॉडी के अंदर आते हैं वो उतना हार्मफुल नहीं है। अगर वो चीज़ बॉडी के अंदर आ भी गया तो बॉडी को ठेस नहीं पहुंचाएगा, फिर भी बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको मानता है एज ए डेंजर और इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर देता है। तो इम्यून सिस्टम जब एक्टिव हो जाता है तो वो डिस्ट्रक्शन करेगा, और डिस्ट्रक्शन मतलब बाहर से आने वाली चीज़ को तो करेगा ही, उसके वजह से सेल्स, खुद की सेल्स को भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसी वजह से ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, जो इम्यून सिस्टम के एक रिस्पॉन्स है, उसके वजह से जगह स्वेल हो जाना, उसके साथ साथ एयरवे कंस्ट्रिक्शन हो जाना और म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा। क्योंकि म्यूकस क्या होता है, म्यूकस बहुत एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है बॉडी के, जो फिर से अगेन उसमें इम्यून सिस्टम का सेल्स होते हैं जो कि हमें इन्वेडर से, फॉरेन इन्वेडर से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ पर फिर से म्यूकस, तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे खुद ही के शरीर की इम्यून सिस्टम हाइपर होने की वजह से खुद ही को हमारे नुकसान होता है। तो यही होता है एलर्जी और एलर्जी मेडिएटेड एस्थमा। कहते हैं एलर्जेटिक एस्थमा, नॉन एलर्जेटिक कुछ भी होगा, सिम्टम सिमिलर ही होता है दोनों में। एलर्जेटिक में कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स है जो है नॉन एलर्जेटिक। नॉन एलर्जेटिक एस्थमा क्यों होता है, उसका जो कॉज होता है वो पॉल्यूशंस होता है, पॉल्यूटेंट्स बाहर हो गया उसके वजह से होता है, या फिर कोल्ड वाटर, किसी लोगों को कोल्ड वाटर बॉडी में अगर आ गया, या फिर कोल्ड वाटर से छींक, मतलब आप शावर लेने जाओ तब जाके ये हो सकता है कोल्ड वाटर से, तो कोल्ड से हो सकता है। उसके साथ साथ ये पोल्यूटेंट से हो सकता है। तो कोल्ड, पोल्यूटेंट, ये सारे चीज़ें जो हैं, इससे अगर किसी को एलर्जी हो रहा है, इससे अगर किसी को एस्थमाटिक टेंडेंसीज, वो अलग बात हो, नॉन एलर्जेटिक एस्थमा कह लेते हैं उनको। तो एलर्जेटिक एस्थमा के कारण सेपरेट है, नॉन एलर्जेटिक एस्थमा के कारण सेपरेट है। तो जो एस्थमा है उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, एलर्जेटिक और नॉन एलर्जेटिक कुछ भी तरीके का एस्थमा हो, एस्थमा इज अ क्रॉनिक डिजीज, मतलब ये डिजीज आपके साथ सालों भर रह सकता है या फिर लाइफ लॉन्ग रह सकता है। इसका कोई 100% क्योर तो है नहीं। मगर जब एस्थमा होता है, मतलब जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, एयर कंस्ट्रिक्शन हुआ, उसको हम रोक सकते हैं। हमारे पास अच्छे मेडिसिन है जिससे हम तुरंत उसको घटा सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। अगर आप सांस ही नहीं ले पाओगे तो ऑटोमेटिकली एक पर्सन के पास 4 मिनट रहता है जीने में। तो कोई अगर स्मोकर हो तो उनको तो बहुत डेंजरस हो सकता है। स्मोकिंग से भी नॉन एलर्जेटिक एस्थमा या फिर एलर्जेटिक एस्थमा दोनों ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो ट्रीटमेंट के तौर पे दोनों, मतलब इनहेलर्स लेते हैं, राइट, इनहेलर्स।
तो एक तो होता है रेस्क्यूअर इनहेलर और एक होता है कंट्रोलर इनहेलर। रेस्क्यूअर इनहेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जब भी किसी को अटैक आया अस्थमा का, मान लीजिए कि वो कोई मतलब ऐसा कुछ एनिमल डेंडर की वजह से, किसी के एनिमल को ऐसे नज़दीक में है, एयर में एनिमल डेंडर है, उसके वजह से फॉरन अटैक आ गया और सांस लेने में दिक्कत आ गया, तब रेस्क्यू इनहेलर चाहिए होता है जो बहुत तुरंत काम करता है, जल्दी से जल्दी वो एयरवे को नॉर्मल सिचुएशन में ले जाने में मदद करता है। तो रेस्क्यू इनहेलर के एग्जांपल है जैसे कि सल्ब्यूटामॉल। ओके, ये एक एग्जांपल ऑफ रेस्क्यू इनहेलर है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पे SOS यूज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई लोग, कोई लाइक एडल्ट को या फिर कोई चिल्ड्रन को अगर ये बीमारी है तो उनको एक कंट्रोलर इनहेलर दिया जाता है। कंट्रोल इनहेलर मतलब लाइफ लॉन्ग लेने वाला चीज़, बैग में ही रखना पड़ता है। किसी को अगर अस्थमा है तो उसको कैरी करना पड़ता है, भाई लाइफ लॉन्ग हो गया, कुछ कर नहीं सकते आप, उसको लेके जाना है आपको साथ में, क्योंकि कब अटैक आ जाए पता नहीं, आपको वो रखना ही है। तो वो जो इनहेलर अब स्ट्रेस में भी हो सकता है, एक्सरसाइज में भी हो सकता है। नॉन एलर्जेटिक इनहेलर जो अस्थमा है, नॉन एलर्जेटिक अस्थमा, वो स्ट्रेस के कारण, एक्सरसाइज के कारण भी हो सकता है। गैस्पिंग, आप थोड़ा भाग लिया उसके कारण गैस्पिंग हो सकता है, उसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, तब जाके आपको कंट्रोल इनहेलर लेना है। कंट्रोल इनहेलर लाइफ लॉन्ग आप ले सकते हो और उसमें स्टेरॉयड ड्रग्स होते हैं। स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है जो आपकी एयरवे की इन्फ्लेमेशन को घटाएगा, रिड्यूस करेगा। तो ये दोनों अलग अलग टाइप की इनहेलर्स आपको चाहिए होगा, आपको यूज़ करना होगा अलग अलग सिचुएशन पे। लाइफ लॉन्ग आपको इसको यूज़ करना है क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज़ है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा और आप बाद में कुछ कर नहीं सकते। मतलब यू नीड टू कंट्रोल इट सिंपली विद द हेल्प ऑफ दिस इनहेलर्स एंड ट्रीटमेंट्स। देयर इज नो पर्टिकुलर मेडिसिन टू जस्ट क्योर इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया एस्थमा के बारे में। तो ये दैट इज ऑल अबाउट एस्थमा कॉजेज, एस्थमा ट्रीटमेंट और एस्थमा टाइप्स। सो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल पे ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। थैंक यू, बाय। अब बात करते हैं एस्थमा की डायग्नोसिस के लिए। एस्थमा डायग्नोसिस करने के लिए कुछ इमेजिंग और लैब टेस्ट चाहिए होता है एट द अर्ली ऑनसेट ऑफ एस्थमा। इसको पता करने के लिए हर साल करने की जरूरत ऐसे नहीं है, जिसको हम लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। लंग फंक्शन टेस्ट जो होता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि लंग फंक्शन LFT तो लीवर फंक्शन टेस्ट के बराबर हो गया। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमेट्री के साथ साथ कुछ और टेस्ट किया जाता है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि अंदर एस्थमाटिक टेंडेंसीज है या नहीं। और अगर ये एलर्जेटिक एस्थमा है या नहीं, उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट किया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन E IgE ब्लड में कितनी मात्रा में है उसको जानना है। और स्किन टेस्ट किया जाता है आपकी एलर्जी, मतलब नॉर्मल एलर्जी के लिए एक स्किन टेस्ट होता है, उससे पता चलता है नॉट ओनली आपको एलर्जी सिर्फ पोलन एनिमल डेंडर से है या नहीं, या फिर कुछ और भी चीज़ खाने से या कुछ चीज़ से है या नहीं, इसके लिए स्किन टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट से एक बार पता कर दिया जाता है कि आपको एस्थमा है या नहीं, बस उसके बाद लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चालू रहेगा।